साउंड टेक 7 एक्शन। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आर यू कॉमेडी मी? आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अच्छा और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अच्छे नहीं मैं है। ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे, ऐन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होती है और पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहां गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत। कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। IAS ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चला के, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूं, इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो फिर, मेरे को क्यों पकड़ रखा है? तो अदालत जब सबूत मिल जाए
तो मुझे बता तो देना। अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि भाई ठीक तो है। अभी माम चल रहा है, अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा, ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने, ऑर्डर आएगा तो पढ़ लेना। दिल्ली की जनता के मन में जो सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में सवाल, अर्जी जब खारिज दिल्ली हुई की है, जनता के मन में सवाल नहीं है। देखिए सवाल तो सारे पूछे जाने दिल्ली होते की जनता से आप सर्वे कर लो, मैं भी बहुत घूमा हूँ, सारा दिन जनता में घूमता हूँ मैं भी। जनता एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे, रिकवरी कहाँ है, कितने यूएससी की रिकवरी हुई, कितना पैसा मिला, पैसा कहाँ है। देखिए तो ये झूठे आरोप लगा के, यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे, और प्रधानमंत्री जी आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का 1 महीने पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी पार्टी छीन ली, उनका दफ्तर छीन लिया, उनके सिंबल छीन लिया, और कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना का पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना का दफ्तर छीन लिया, उनकी सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? आप ये ऑर्डर लेके बैठे हैं, ऑर्डर से बहुत कहीं ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है इस देश के अंदर। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी, और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे, और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं, और आज आप, देश को बचाने की जरूरत है। तो आपकी बातों पे भरोसा कैसे? भरोसा क्या, एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? एनसीपी अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? वही तो। एनसीपी के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। शिवसेना के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया जाता है। ईडी क्या है? अच्छा, अब मैं ये समझाता हूं आपके दर्शकों को। अभी तक हमारे देश में सिस्टम क्या था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक एफआईआर होगी, अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ, एक एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद जांच होती है, जांच के बाद मुकदमा चलता है, मुकदमे के बाद कोर्ट कहता है कि ये दोषी है और ये निर्दोष है, और जो मुकदमा होने के बाद, गिल्टी प्रूव होने के बाद कोई जेल जाता है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया। अब एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद सबको अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पे सो कॉल्ड शक होता है उसको सबको अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर अरेस्ट के बाद जांच चलती है, आप जेल में रहते हो, फिर मुकदमा चलता है, आप जेल में रहते हो। जब तक कोर्ट आपको निर्दोष ना करार दे दे तब तक आप जेल में रहते हो। अरविंद जी, आप एक मिनट, पीएमएलए दौर भूल गए, एक मिनट, आंदोलन के दौर भूल मैं गए, उस पे आ रहा हूं, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है कि बीच में ना बोल। मैं उस पर भी आऊंगा। इस कानून के तहत जितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है, कुछ साबित हुआ, 5000 से ज्यादा ईडी ने केस किए हैं, अभी तक उसमें 25 लोगों के भी खिलाफ दोष साबित नहीं हो पाया। सारे केस फर्जी करते जा रहे हैं। ये कानून लाया ही सारे विपक्ष को जेल में डालने के लिए है। जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पीएमएलए में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। सोनिया गांधी, हमें ऐसा कानून चाहिए जिसमें असली लोग, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला हुआ, इतने सारे घोटाले हैं उसके अंदर, हर डोनेशन जो है वो एक घोटाला है। उस घोटाले की जांच कौन करेगा? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे बड़े विपक्ष के तौर पे कांग्रेस आज वो बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाएं, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, मोदी जी तो 10 साल जीते हैं भाई। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टालिन साहब बचेंगे, ना पिनराई विजयन बचेंगे, ना राहुल गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे, कोई नहीं, सब जेल में होंगे। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। देश को इसी तानाशाही सुप्रीम कोर्ट तो बचा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है कि ये अपने हिसाब से जजेस भी अपॉइंट करना चाहते हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया है, अब अपने हिसाब से हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं। देखते हैं इस तानाशाही से कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा रहे। जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ भी कर तो रहे हैं। हाईकोर्ट के लिए तो आप नहीं कर रहे। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए। ऑर्डर तो मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आप बायस्ड हो, नहीं, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने ये बिक गई है गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ताजा मामला है, मैं तो वही उसी पे बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष पर बेल नहीं मिली थी ना, दो पेज आखिरी के थे, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता। आखिरी के 2 पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाईकोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई जो अभी आया है बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ कि जो तीखी टिप्पणियां की थी उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है। मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप अपने प्रेजुडिस में इतना प्रेजुडिस मत होइए कि सुप्रीम कोर्ट से। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे। नीचे वाली कोर्ट से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं है। मैं एक चीज और बता रही हूं, बातों से झलक रहा है कि मेरे पिताजी खुद लॉयर थे, मुझे कोई नफरत नहीं है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी तकलीफ कोई नफरत नहीं है। मैं पूरे देश की अदालतों का सम्मान करती हूँ, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। नहीं, मुझे बेल दे के बहुत गलत कर दिया। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया। मनीष सिसोदिया को गाली दे के हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। इमोशनल डैम इट। एक चीज जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इस बार किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? कि राघव चड्ढा, इनके 3 सांसदों ने बात नहीं की, विदेश चले गए, इसलिए मुझे वोट दो। 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद वो किन चीजों पे वोट मांग रहे हैं? बंबई जाके कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। उद्धव ठाकरे जो है वो अपने बाप की नाजायज नकली संतान है। कल मैंने उनका भाषण सुना, वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो वो आपकी टूटी छीन के भाग जाएंगे। ये प्रधानमंत्री के कहने की बातें हैं। वो कहते हैं कि अगर इनको वोट देते तो आपकी भैंस खोल के भाग जाएंगे। एक मिनट, अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपके घर के बाहर से अखबार उठा के भाग जाएंगे। पूरे देश के अंदर मैं घूम रहा हूँ, अभी लोगों के अंदर बेरोजगारी और महंगाई को लेके इतनी ज्यादा तकलीफ है, लोग उसका समाधान चाहते हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बैठे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और जब वो अपने प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करते हुए देखते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं बचती है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं कैसे महंगाई दूर करूंगा, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, तुम्हारा डीजल, तब तो कुछ उम्मीद नजर आती। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे रोजगार दूंगा, तब तो समझ, वो जिस तरह की बातें करते, लोगों को कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। अब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और इस बार तो आरएसएस की और इनकी भी लड़ाई हो गई है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कसके लड़ाई हो गई है। सवाल था, इसका मतलब ये कसके लड़ाई हो गई है। वही आरएसएस के नीचे के कार्यकर्ता इनके लिए काम ही नहीं कर रहे। वही पूछना है। अच्छा, आपके लिए तो आपकी जीत में मदद मिलेगी। नहीं, जीत में मदद मिलेगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे तो 3 ही सांसद नहीं बोले, इनका तो पता नहीं सारी आधी बीजेपी घर बैठी है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए, आप कहते हैं लोग आपको दबाते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं। मैं मान लेती हूँ एक बार को, अगर इन तमाम मुद्दों के चलते भी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ता है या देने के लिए दबाव बनाया जाता है, तो कौन होगा पार्टी, कौन चलाएगा सरकार, कौन दबाव डालेगा? सुप्रीम कोर्ट भी डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दबाव नहीं डाल सकते। अच्छा, हाँ, गया था मामला सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कभी दबाव नहीं डाल सकते, इनकी मर्जी। दिल्ली के अंदर हमारे को 2 बार बहुमत मिला, 3 बार बहुमत मिला, 2 बार हमें प्रचंड बहुमत मिला। एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट्स आई। मोदी जी ने देख लिया कि असेंबली चुनाव नहीं जीत सकता मैं दिल्ली में, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, फिर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिर जाएगी। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, मैं पद का लालची नहीं हूं। जब इनकम टैक्स कमिश्नर होता था, एक दिन इस्तीफा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था, अपने मन से इस्तीफा दिया था। कोई नहीं देता इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट से। मैं जब 49 दिन के लिए सीएम बना, तब खुद सीएम की कुर्सी को लात मार के आया था। इस बार अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला टारगेट होगी ममता बनर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा। तो इसका मतलब जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, वहां वहां ये मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसकी सरकार गिरा देंगे। इस बार अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक, जनतंत्र के लिए खतरनाक होगा। जनतंत्र एक, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पूरा तो कर लेने दो। तो ये लोग जनतंत्र को कैद करेंगे और हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जेल के अंदर से अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जेल के अंदर सीएम की कार्यभार को निभाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि आप हमें बेसिक फैसिलिटीज दीजिए ताकि मैं अपना कार्यभार चला सकूं। और अगर मैं चला पाया तो मोदी जी फिर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ,
वो बड़े लज्जा वाले हैं। करवाली बेइज्जती। देश में पूछ लो कि लज्जा किस में ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। अच्छा चलिए एक बात बताइए मुझे कि अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच है, आपने अपने माता पिता के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था, आपने कहा था मैं तैयार हूं, तो टेंशन है कहीं कि भाई ईडी की जांच चली रही है, जेल से अभी बेल पर छूटा हुआ हूं और अब ये आपको दूसरा लगता है ये केस। सही है? इस देश के अंदर एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय राजनीति की कुछ सीमाएं हैं, हदें हैं। राजनीति के अंदर कभी कोई व्यक्ति किसी के पेरेंट्स को खींच के नहीं लाया था, बुजुर्ग और बीमार पेरेंट्स को। प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे मम्मी को बहुत बीमारियां रहती है, आधा टाइम अस्पताल में ही भर्ती रहती है, मेरे पिताजी 85 साल के हो गए, वो गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके पीछे दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ दी? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत करो, मेरे से आपकी दुश्मनी है, मेरे से आपकी राजनीति है, ऊपर वाला देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर वो तो उस दिन घटना के चश्मदीद के तौर पर उनसे ना, पूछताछ कहाँ है करना चश्मदीद चाहते हैं। गवाह? नहीं, वो भी नहीं थे वहां उस दिन। कहाँ है चश्मदीद गवाह? नहीं, मैं पूछ रही कौन हूँ, से मतलब- चश्मदीद गवाह? क्या चश्मदीद गवाह? नहीं, घर पर आप तो नहीं थे, तो क्या सुनीता केजरीवाल और आपके माता पिता दोनों नहीं थे, तीनों लोग नहीं थे? मतलब कुछ भी पकड़ के उनको बीच में नहीं, लपेट मैं तो लेंगे। पूछ रही हूँ सर, मैं आपको पता चल यही जाए ना कहने सबको। की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय राजनीति के अंदर राजनीति नेताओं के बीच में तो हुई, पार्टियों के बीच में तो हुई, लेकिन कभी भी किसी के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नहीं खींचा गया राजनीति के अंदर। ये सही नहीं है। तो राजनीति हदों खींच में रही है, रहिए। दिल्ली पुलिस की जांच खींच रही है। दिल्ली पुलिस की जांच तो उनके कहने से ही चलती है। कल जब मैंने पोस्ट किया कि मैं तैयार बैठा हूं अपने माँ बाप के साथ, आ जाओ, तो उनको लगा कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा, तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं नहीं, आज नहीं करेंगे जांच, मतलब चुनाव के बाद करेंगे। तो जांच तो वो दिल्ली पुलिस उन्हीं के हिसाब से ही करती है। दिल्ली पुलिस कौन सी इंडिपेंडेंट है? गजब बेइज्जती है। एक मिनट, हाँ। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे, सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं, अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।